दोस्तों, लिटरेचर को सोसाइटी का आईना कहा गया है। लिटरेचर और सोसाइटी ये दोनों अपने आप के पूरक हैं। यानी लिटरेचर का सोसाइटी पर एवं सोसाइटी का लिटरेचर पर अपना अवश्य प्रभाव रहा है। लिटरेचर ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं धरती के क्रस्ट में सुप्त अवस्था में थी एवं वोल्केनो के थ्रू अचानक से बाहर आ गया हो, बल्कि ये काफी लंबे समय तक, लंबे काल की एक लंबी श्रृंखला रहा है और इसका हर काल में अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू रहा है। एमिली लिंग्विस्ट ने भी इस चीज को समझाने के लिए अपने वर्क में लिखा है, लाइक अ रिवर विच इज सेप्ड ग्रेजुअली बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स विच कीप इट फॉलोइंग। दोस्तों, चौसर से पहले जो भी लिटरेचर हमें मिलते हैं, जिनको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है, उनका बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं मिलते हैं और थोड़ा बहुत जो भी ऑथेंटिकेशन मिलते हैं या तो वो ऑरल फॉर्म के लिटरेचर के रूप में थे या ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट में मिलते हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश में होने के कारण उनका लर्निंग, उनका थॉट ट्रांसफर नहीं हो पाया और इसी कारण ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ओरिजिनल इंग्लिश लिटरेचर कंसीडर नहीं करा गया है। आगे चलकर जब चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को रिफॉर्म किया, उसको डेवलप करा, तो एक नया इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ जो हम आज के टाइम में जो इंग्लिश देख रहे हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश लिटरेचर का जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कंसिडर किया गया है, किसको बोला गया है? चौसर को। यानी चौसर के पहले जो भी लिटरेचर थे वो एग्जैक्ट इंग्लिश में है ही नहीं। ठीक है, किसी अलग, वो मिक्स लैंग्वेज में, इन बिटवीन लैंग्वेज कहा गया, ओल्ड इंग्लिश कहा गया। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आता है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी के कोई भी किताब आप लें तो उसमें एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मल, ओल्ड इंग्लिश, ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगा। ये टॉपिक्स उनमें होंगे ही नहीं, क्योंकि इनसे कभी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश या प्री चौसरियन एज, यानी चौसर से पहले का जो कालखंड है, जो एज है, जो एरा है, वो टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजीसी नेट्स में कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आगे कुछ वीडियोज में कुछ कुछ जो चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक लैंग्वेज से जुड़े हैं, एक लिटरेचर से जुड़े हैं, तो इसका एक सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ना ठीक समझा जाता है। इसी के कारण हम लोग इससे भी जो चीज़ें जानने लायक चीज़ें हैं वो हम जान लेंगे और उसका, ताकि हम आने वाले टाइम में रेफरेंस ले सकें। ठीक है, ताकि वो चीज़ों को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर यानी एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि आपके पास उतना वक्त अब रहा नहीं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। अब जो बातें इंपॉर्टेंट है वो आपको डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं या इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी किस सेंचुरी में किस किंग्स का थ्रोन चला। फिर हम जानेंगे कि कैसे इन किंग्स के कारण या इनके थ्रोन के कारण लिटरेचर में क्या प्रभाव पड़ा, और फिर लास्ट में जानेंगे कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म्स को, यानी उन कुछ राइटर्स को और उनके वर्क्स को वगैरह वगैरह। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं इंग्लैंड की, यानी ब्रिटेन की 5th सेंचुरी से। यानी उस समय सेल्टिक ब्रिटेन, जो शेल्ट्स, जो 55 बीसी के आसपास में उनका थ्रोन रहा। उसके बाद रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, 55 बीसी 407 एडी तक उनका चला। वो लैटिन लेकर आए, वो सेल्टिक के साथ रोमन बैटल ऑफ हेस्टिंग में कॉन्कर करके उनके साथ शिफ्ट हो गए और वहाँ लैटिन का कुछ इस्टेब्लिश लैंग्वेज करा और डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर इस तरह से लैटिन से कुछ अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में आए। फिर एंग्लो सेक्सन ने भी इन्वेड किया। फिर 407 एडी टू 787 इनका थ्रोन चला। फिर वाइकिंग्स इन्वेजन हुआ 787 एडी 1066 एडी तक। और इसी बीच एल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि किंगडम ऑफ वेसेक्स हुआ करते थे, 871 टू 899 इनका थ्रोन चला। ये सारे ही छोटे छोटे जो रियासतों में बटा था जो ब्रिटेन, उनको एकजुट किया, सारे किंगडम, सारे किंग्स को यूनाइट किया, सबको एकजुट किया। और इंग्लैंड, जो ब्रिटिश इंग्लैंड आज हम लोग जानते हैं ब्रिटेन के नाम से या फिर इंग्लैंड के नाम से जो आज जानते हैं, उस समय शेल्टिक ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जा रहा था, मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश। उनके बाद उनका जो वंशज चलता है एडवर्ड द एल्डर, फिर उनका जो एल्फ्रेड द ग्रेट के पोते होते हैं किंग एथेल्स्टन, किंग एडमंड फर्स्ट, किंग एल्ड्रेड, किंग एडविंग, किंग एडगर, किंग एडवर्ड और किंग एथेल्ड्रेड। ये इस सीक्वेंस में इनका थ्रोन चलता है। इन्हें डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाला काम होगा, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। बस
अगर आप चाहें तो अपनी डायरी में ये लिस्ट लिख सकते हैं। ये अपना ट्री डायग्राम, ये वंशावली जो आपको दिखा रहे हैं, वो उस चीज को आप अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एथेलरेड के बाद भी किंग एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड द कॉन्फेसर, इससे पहले काउंट द ग्रेट, उनके जो सन होते हैं किंग हैरोल्ड हेयरफोर्ड, किंग हेर्थस्नॉट, एडवर्ड द कन्फेशर, इस तरह से इनका थ्रोन चलता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ये 1066 डेट आपको याद रखना है दोस्तों। 452 1066 ओल्ड इंग्लिश कहलाता है और 1066 टू 1340 ये मिडिल इंग्लिश कहलाता है, इसे आप याद रखिएगा। और ये हैरोल्ड गॉडविंसन को विलियम द कॉन्करर, विलियम फर्स्ट ने इसे बैटल में डिफीट किया था और 1066 टू 1086 विलियम फर्स्ट का थ्रोन चला और इसमें हैरोल्ड गॉडविंसन को उन्होंने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हराया था। बिकॉज ये नया किंग थे इंग्लैंड के, तो इनका एक नया रॉयल हाउस बनता है जो कि हाउस ऑफ नॉर्मंडी कहलाया। और इनके बाद यानी विलियम फर्स्ट के बाद किंग विलियम सेकेंड, किंग हेनरी फर्स्ट और इनके कुछ रिलेटिव्स, यानी किंग हेनरी फर्स्ट का कोई मतलब सन नहीं होता है, तो इसके बदले इनके बाद जो थ्रोन लेते हैं दो लोग इनको क्लेम करते हैं। उनकी एक डॉटर जो मैटिल्डा होती है, वो 2 शादी किए होते हैं रोमन एम्परर के साथ, हेनरी फिफ्थ के साथ, और दूसरी जो शादी किए होते हैं हेनरी सेकंड के साथ, जो कि इसके बाद यही कॉन्कर करते हैं। यानी 1154 टू 89 तक हेनरी सेकंड, जो कि नया थर्ड हाउस जो रॉयल हाउस था, हाउस ऑफ प्लेंटेजनेट, यानी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ आयरलैंड भी थे ये। उसके बाद किंग रिचर्ड द लायनहार्ट 1189 टू 99, किंग जॉन 1199 टू 1216 जिसने मैग्ना कार्टा साइन करा था, उनके बेटे सन हेनरी एट और रिचर्ड। फिर किंग हेनरी का जो सन होते हैं किंग एडवर्ड फर्स्ट 1272 टू 1307। इस तरह से इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहता है। इनका थ्रोन आगे बढ़ता चला जाता है और फिर इस सीक्वेंस को, इस डायग्राम को हम आगे रखेंगे चौसर के एज में। फिलहाल आपको इतना ही समझना है। मैं इनके बीच डिटेल में आपके सामने नहीं समझता हूँ कि जानना है आपको, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझना बिल्कुल भी ज़रूरत का चीज़ नहीं है, इसलिए आप इसे जानिए नहीं। इसे आप चाहें तो डायरी में बस नोट कर सकते हैं या इन चीज़ों को बिल्कुल भी छोड़ सकते। अब आते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को, यानी 1066 से पहले जो भी इंग्लिश लिटरेचर में जो लिटरेचर के पोर्शन है उनको समझ लेते हैं। तो 1066 एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। 1066 यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड हुआ था इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और इसके पहले का जो हमने पहले बताया कि इसके पहले का जो कालखंड है उसको ओल्ड इंग्लिश कहेंगे, और 1066 के बाद 1340 तक मिडिल इंग्लिश कहेंगे। और 1066 से पहले भी अगर हम बात करें तो 450 टू 1066 एंग्लो सेक्सन कहेंगे, और 1066 से 1340 तक इसको कहेंगे एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, इसको 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं, 452 1066 और 1066 1340। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को हमारे सिलेबस में या फिर इंग्लिश लिटरेचर में कहीं भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल भी छोड़ सकते, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, मे भी आपके टीजीटी पीजीटी में अगर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यही कुछ चीज़ों से पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बियोवुल्फ, ठीक है। ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का डेट पूछा जा सकता है, या बियोवुल्फ जो लॉन्ग एपिक है, उस समय का लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है, जो 3182 लाइन्स का था। ये डैमेज्ड फॉर्म में मिला। नॉवेल कॉडेक्स इसका मैन्युस्क्रिप्ट होता है, और इसमें स्टोरी होता है गॉटिश हीरो का, जो कि बियोवुल्फ उसमें सेंट्रल फिगर होते हैं। ये स्टोरी सेट करा गया था स्कैंडेवियन में, जो कि उस समय स्वीडन और डेनमार्क का पार्ट रहा करता था। ये स्टोरी बायोग्राफिकल टाइप का स्टोरी है। इसको नेशनल एपिक स्टेटस के रूप में भी देखा गया, और इसका लेवल इतना था जितना कि बाद में ये इलियड जो एपिक आपने नाम सुना है, इसके लेवल का इसका स्टेटस रखा गया है। ये नॉवेल कोडेक्स में लिखा गया था, याद रखिएगा। उस समय 4 मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो कि आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट था। उसमें ये नॉवेल कोडेक्स में ये मैन्युस्क्रिप्ट में ये बियोवुल्फ मिला था। इसका राइटर एनोनिमस था,
कुछ भी पार्ट इसमें जो प्रीफेस होते हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं जो जानने लायक कि किसने लिखा, वो पार्ट इसमें से नहीं थे, फ्रैग्रेंट थे। इसके अलावा एक और था, टू पोएम्स हैव सर्वाइव्ड, यानी द फाइट ऑफ फिंसबर्ग एक पोएट्री हुआ कर मतलब मिला। दूसरी जो पोएट्री थी, द फाइट ऑफ फिंसबर्ग, जो कि कुछ सीन है बियोवुल्फ के बैटल सीन इसमें, इस पोएट्री में। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और याद रखना है, वो है 1204 में जब नॉर्मन अपना यहाँ पे अपना नेटिव लैंड छोड़ चुके थे और नॉर्मेंडी यहाँ इंग्लैंड में अपना दस्तक दे चुके थे, अपना एज अ होम शिफ्ट हो गए थे। और इस तरह से ये जो कुछ भी हमारे सामने जो हिस्ट्री मिलते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, ये मिलते हैं जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ, जो 1147 में इनका वर्क था, जो कि कहलाते हैं फादर ऑफ द मिस्टीरियस एंड रोमांटिक आर्थरियन लीजेंड। यानी किंग आर्थर के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा था, जो कि किंग आर्थर को आप एलिजाबेथन एज में भी इसको पढ़ेंगे, आर्थरियन किंग आर्थर को, जो उन्होंने फेरी क्वीन लिखा था, एक एपिक लिखने की जो शुरुआत करी थी स्पेंसर ने, उसमें जो किंग आर्थर से ही रेफरेंस में लिए हैं। ठीक है, तो इस नाम को याद रखिएगा, जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ, जो 1147 में वर्क लिखा था आर्थर लीजेंड यानी किंग आर्थर को, जिसको ग्लोरियस एंसेस्टर भी कहा गया। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आने के बाद कुछ इम्पैक्ट रहा यहाँ के नेटिव लैंग्वेज में, यानी पहले फ्रेंच थे, अब लैटिन हो चुके थे, और ये लैटिन अब स्कूल्स में, कोर्ट में, लॉ कोर्ट में अब शामिल किया गया और इस लैंग्वेज को एज ए लिटरेचर देखा जाने लगा, यानी लिटरेचर के रूप में लोग इसे अपनाने लगे। और नेटिव लैंग्वेज जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज था उसको नेग्लेक्ट किया जाने लगा, उसे डिग्रेडेड किया जाने लगा। यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे रियासतें थे, यहाँ पे जितने छोटे छोटे लैंड थे, नेटिव लैंग्वेज बोले जाते थे और उनमें अपना ही डायलेक्ट होता था, अपना ही बोली बोला जाता था। उसमें से चार जो इंपॉर्टेंट था, द नॉर्दर्न, द ईस्ट मिडलैंड, द वेस्ट मिडलैंड और द साउदर्न। उसमें से द ईस्ट मिडलैंड, जो कि चौसर ने इसको यूज किया, रिफॉर्म किया इंग्लिश लिटरेचर को, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को, और लिटरेचर में इसको यूज किया, और ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बन गया स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ किंग्स इंग्लिश, यानी इसे अब कोर्ट में भी यूज किया जाने लगा, अपनाया गया। और फ्रेंच और लैटिन वर्ड का मिक्सर, यानी इनके प्रोनाउंसिएशन और इनके मॉडिफिकेशन के कारण आज का जो इंग्लिश है वो स्टैब्लिश हुआ, और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होकर आज हम मॉडर्न इंग्लिश की तरफ बढ़े हैं, और ये हमारे सामने इंग्लिश जो आप देख रहे हैं। तो ये कुछ थी चीज़ें, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई और कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ये कुछ अपने तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। मे बी कुछ चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सका हूँ, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश जो लिटरेचर में आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो इसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आप स्किप कर सकते। तो इस तरह से 1350 में इंग्लिश बन गया इंग्लिश लैंग्वेज, यानी ये स्कूलों में 1350 तक यूज किया जाने लगा। उसके बाद लॉ कोर्ट में आया 1362 तक, फिर फाइनली पार्लियामेंट में, यानी 1369 में पार्लियामेंट में भी वो अपना दस्तक दे चुका था, और वो यहाँ पे यूज किया जाने लगा एज अ पार्लियामेंट लैंग्वेज। ठीक है, एंग्लो सेक्सन पोएट्री बहुत ज़्यादा, उसमें एलिटरेटिव लाइंस यूज किए जाते थे, जो कि आज के टाइम में वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सका। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में 600 साल तक जो उनका शासनकाल या कहें उनका जो एज चला, उसमें ब्रिटेन का, उसमें 5th सेंचुरी से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक, यानी 1066 बहुत सारे वर्क्स जैसे एपिक्स, हेजियोग्राफी, शर्मन, बाइबल ट्रांसलेशन, लीगल वर्क, क्रॉनिकल्स, रिडल्स यानी पहेलियां, कुछ इस तरह के वर्क्स पब्लिश किए गए। 400 मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव किए गए उस टाइम में, जो भी फ्रेगमेंट पार्ट में या कंप्लीट पार्ट में जो मिला, उसमें से जो बियोवुल्फ था ये सबसे मतलब अच्छा बुक माना गया, अच्छा मतलब उस कंप्लीट बुक मिला उनको, जो लॉन्गेस्ट पोएम के रूप में मिला। और इन 4 मैन्यूस्क्रिप्ट में जो 400 मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव किए थे उस टाइम, उसमें से जो 189 जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको कंसीडर किया गया मेजर वर्क्स के रूप में। बाकी जो भी 189 के अलावा जो थे वो रद्दर के भाव में हटा दिया गया, यानी 189 को रिसर्च किया जाने लगा कि उनका राइटर कौन था, ये किस तरह का वर्क था, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स उस समय जो मिला था, जो बुक है, वो कलेक्शन था अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री का इन 189 में से। फिर दूसरा था कैडमेंस हिम, यानी
7th सेंचुरी में ये पब्लिश किया गया था, मतलब लिखा गया था, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट माना जाता है, यानी ये सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। इसके बाद ही बहुत सारे वर्क्स जो बियोवुल्फ हमने कहा और कैडमैन का जो वर्क कहा, बहुत सारे पोएम या विजडम पोएट थे, क्लासिकल लैटिन पोएट थे, फोनिक्स था, पैंथर था, आगे जाकर हम इनको जानेंगे। तो ये सारे सर्वाइव किए जो कि मिलते हैं, लेकिन सबसे जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट था वो कैडमैन का हिम यानी 7th सेंचुरी में मिलता है, और ये वर्क का ऑथेंटिकेशन लोगों को समझ में आया। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में 4 मैन्युस्क्रिप्ट, यानी ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट कौन कौन थे? तो जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको कैडमैन मैन्युस्क्रिप्ट कहा, दूसरा था एक्स्टर बुक जिनको एंथोलॉजी कहा गया, वर्सली बुक तीसरा जो था वो मिक्स था पोएट्री और प्रोज का, और जो चौथा था नॉवेल कॉडेक्स जिसमें बियोवुल्फ वगैरह जो लॉन्ग पोएट्री जो मिला वो पोएट्री और प्रोज का इसमें मिक्सर था इस मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत सारे वर्क्स थे नॉवेल कॉडेक्स में, हालांकि कुछ जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट में भी कैडमैन जैसे महान राइटर ने भी लिखा था। उसमें से जो मोस्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट वो एनोनिमस थे, मतलब ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े वर्क उनका राइटर एनोनिमस थे, यानी उनके राइटर का कुछ पता ही नहीं चला। मतलब कुछ वर्क मिला तो उनके राइटर का पता नहीं, और कुछ राइटर मिले तो उनके वर्क का पता नहीं। ठीक है, तो उन 12 जो नाम है मेडिएवल सोर्स के अनुसार, हम लोग 12 जो राइटर हैं बड़े नाम, उनमें से जो 4 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं कैडमैन, बीडे, एल्फ्रेड और शिनेवुल्फ। ये बायोग्राफर थे और इनकी कुछ बायोग्राफीज भी मिलती हैं, यानी 4 जो महान राइटर हैं कैडमैन, बीडे, एल्फ्रेड और शिनेवुल्फ, इनके बायोग्राफीज कुछ मिलते हैं, इनके बारे में कुछ हमको जानकारी मिलती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इसमें से ये जो कैडमैन है ये बेस्ट नोन राइटर के रूप में जाना जाता है, और इसको फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री कंसिडर किया गया। इसके जो वर्क हैं जो 7th सेंचुरी में जो मिलते हैं हमें, इनके मैन्युस्क्रिप्ट वो बचे हैं, और इनके जो वर्क थे उनको हिम कहा गया, यानी भजन, है ना, और इन्हें ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। पोएम की बात कर लेते हैं तो 4 तरह के पोएट्री थे, हीरोइक पोएम, विजडम पोएट्री, क्लासिकल लैटिन पोएट्री, इसके अलावा क्रिश्चियन पोएट्री जिसमें हैजियोग्राफी और एलेन जैसे वर्क मिले, और दूसरे जो वर्क अगर हम इनके अलावा बात करें तो पर्ल, जो कि अ लॉन्ग कलेक्शन पोएम था, 30 to 40,000 लाइन्स इनमें था, ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा गया था। इसके अलावा विटसित जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। इस तरह से हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जाने कि 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग या नॉर्मन कॉन्क्विस्ट था ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोगों ने जाना 450 to 106 को ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, 1066 to 1340 को मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और ये जो भी एज में, जो भी कालखंड में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको हम डिटेल में नहीं जानेंगे। जो भी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में हमने बताया वो एनफ है आपके लिए जानना। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, किंग आर्थर को, जिसको आर्थेरियन लीजेंड कहा गया, यानी किंग आर्थर को ग्लोरियस एंसेस्टर भी कहा जाता है, इसके बारे में लिखा है जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ 1147 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका रेफरेंस लेते हुए फेरी क्वीन लिखा गया स्पेंसर के द्वारा एलिजाबेथन एज में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश को जानना इतना ही था जरूरी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज ऑफ चौसर को, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा जो वर्क्स हैं वो हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑफ चौसर के वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय